साल 2025 की नई साइंस फिक्शन मॉन्स्टर फिल्म क्राकेन धमाकेदार अंदाज में सामने आई है। क्राकेन, जिसे उत्तरी समुद्र का दैत्य भी कहा जाता है कि इसकी लंबाई करीब 2500 मीटर होती है और यह इतनी ताकतवर है कि एक परमाणु पनडुब्बी को भी आसानी से समुद्र की गहराइयों में खींच सकती है। अगर आपको गहरे समुद्र के खतरनाक और रहस्यमयी जीव पसंद हैं, तो यह कहानी आपके लिए बिल्कुल मिस न करने वाली है। कहानी की शुरुआत होती है बर्फ से जमे हुए ग्रीनलैंड के समुद्री इलाके से, जहां भूवैज्ञानिकों की एक टीम रिसर्च कर रही होती है। कुछ ही देर में उन्हें बर्फ के नीचे किसी अज्ञात जीव का संकेत मिलता है। टीम की सदस्य जूलिया तुरंत यह खबर अपने साथी ऑस्कर को बताती है। ऑस्कर को खतरे का आभास हो जाता है और वह तुरंत अपना सामान समेटकर बेस की ओर लौटने का फैसला करता है, लेकिन खतरा उनसे पहले ही आ चुका होता है। अचानक शांत बर्फ की सतह दूर से टूटने लगती है और तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगती है। स्थिति गंभीर हो जाती है। ऑस्कर तुरंत मोटरबोट पर चढ़ता है और जूलिया को साथ लेकर वहाँ से भागने लगता है। किसी तरह दोनों सुरक्षित जगह तक पहुँच जाते हैं, लेकिन बेस पर मौजूद बाकी लोग इतने खुशकिस्मत नहीं होते। कुछ ही पलों में पूरा रिसर्च बेस जलती आग के साथ ही समुद्र में समा जाता है। इस हादसे का असर सिर्फ रिसर्च टीम तक ही सीमित नहीं था, बल्कि रूस की एक आधुनिक पनडुब्बी यारमाक भी इसकी चपेट में आ जाती है। घटना से ठीक पहले उसके सोनार सिस्टम ने भी एक अजीब जीव का संकेत पकड़ा था। कप्तान ने पूरी कोशिश की, लेकिन टक्कर इतनी जोरदार थी कि पनडुब्बी को बचाया नहीं जा सका। आखिरी कोशिश के तौर पर कप्तान ने एक इमरजेंसी सिग्नल छोड़ दिया ताकि कोई बाहर से मदद के लिए आ सके। कुछ ही समय बाद यारमाक पनडुब्बी के लापता होने की खबर सेना के मुख्यालय तक पहुंच जाती है। उप सेनापति को समझ नहीं आता इतनी आधुनिक पनडुब्बी अचानक कैसे गायब हो सकती है। सच्चाई जानने के लिए वह एक खोज अभियान शुरू करने का फैसला करता है। इस मिशन की जिम्मेदारी दी जाती है उत्तरी बेड़े के सबसे युवा कप्तान विक्टर को। उसे चुनने की एक खास वजह भी थी। लापता पनडुब्बी का कप्तान साशा उसका अपना भाई था। अब यह मिशन सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि उसके लिए एक भावनात्मक लड़ाई भी बन चुका था। लेकिन सेना का असली मकसद सिर्फ पनडुब्बी ढूंढना नहीं था, बल्कि उसमें मौजूद एक गुप्त हथियार को नष्ट करना भी था, ताकि वह किसी गलत हाथ में न पड़ जाए। रवाना होने से पहले विक्टर की माँ उसे उसके पिता की घड़ी पहनने को कहती है ताकि वह सुरक्षित लौट सके। वह कहती है, तुम्हारा भाई साशा जल्दी में इसे पहनना भूल गया था। मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ होगा। उस रात पूरा दल बंदरगाह पर इकट्ठा हो गया। विक्टर के अलावा उप सेनापति भी इस मिशन पर नजर रखने के लिए पनडुब्बी में सवार होता है। नीचे उतरने से पहले पूरी पनडुब्बी की हर तरह से जांच की जाती है ताकि कोई भी गलती न रह जाए। उधर दूसरी तरफ जूलिया और ऑस्कर, जो किसी तरह जिंदा बचे थे, अब बर्फीली मौत से लड़ रहे थे। दोनों लगातार सिग्नल ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार उन्हें एक बड़ी दरार के किनारे उम्मीद की किरण दिखती है। किसी तरह वे नॉर्वे के एक ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म से संपर्क कर लेते हैं, लेकिन कमजोर सिग्नल की वजह से मदद मांगना नाकाम हो जाता है। हार न मानते हुए वे एक सिग्नल फ्लेयर भी छोड़ते हैं। उम्मीद थी कि कोई देख लेगा, लेकिन इस बार भी किस्मत उनका साथ नहीं देती। कड़क ठंड और खराब मौसम उनके शरीर और दिमाग दोनों की परीक्षा ले रहे थे। ऑस्कर लगभग हार मान चुका था, लेकिन जूलिया उसे हिम्मत देती है, हार मत मानो, अभी उम्मीद बाकी है। सुबह होते ही खोजी पनडुब्बी ने गहराई में उतरना शुरू किया। उसी समय जूलिया और ऑस्कर को बर्फ पर यारमाक पनडुब्बी का इमरजेंसी सिग्नल बॉय मिल जाता है। वे सोचते हैं, वैसे भी यहाँ कहीं भी ठंड से मरने का खतरा है, तो क्यों ना यहीं रुककर मदद का इंतजार करें। उधर खोजी टीम को भी उस सिग्नल का पता चल जाता है और विक्टर तुरंत पनडुब्बी का रास्ता बदलने का आदेश देता है। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। टीम के सदस्य देखते हैं कि उनकी पनडुब्बी के चारों तरफ दर्जनों व्हेल मछलियां घूम रही हैं। यह बेहद असामान्य था, क्योंकि आमतौर पर व्हेल परमाणु पनडुब्बी से दूर भागती हैं, लेकिन इस बार वे जैसे जानबूझकर उनके पास आ रही थीं। कुछ तो गड़बड़ थी, लेकिन अभी किसी को खतरे की असली गहराई का अंदाजा नहीं था। अचानक एक व्हेल तेजी से आकर पनडुब्बी से टकराती है, जैसे वह कोई चेतावनी दे रही हो। लेकिन क्रू ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और सोनार चलाकर व्हेल्स को दूर भगाने की कोशिश की। कुछ ही देर में पूरे समुद्र में एक अजीब धीमी आवाज गूंजने लगी और वह आवाज लगातार तेज होती जा रही थी। साथ ही समुद्र का तल जैसे ऊपर उठ रहा था। असल में समुद्र का वो खौफनाक दैत्य
अब जाग चुका था। उसने पनडुब्बी को अपना शिकार बना लिया था। टीम को खतरे का एहसास तो हुआ, लेकिन उन्होंने उसकी ताकत को बहुत कम समझा। उप सेनापति ने तुरंत आदेश दिया, टॉरपीडो से हमला करो। उसे लगा कोई भी जीव टॉरपीडो नहीं झेल सकता, लेकिन विक्टर ने यह जोखिम नहीं लिया। उसने ज्यादा समझदारी दिखाते हुए पनडुब्बी को ऊपर की तरफ करीब 40 मीटर उठा दिया। लेकिन खतरा अब भी खत्म नहीं हुआ था। अब पनडुब्बी बर्फ की परत के बहुत करीब पहुंच चुकी थी। आगे करीब 2 समुद्री मील की दूरी पर एक संकरा बर्फीला रास्ता दिखाई दे रहा था। विक्टर ने पीछे हटने के बजाय सीधे उसी रास्ते से निकलने का फैसला किया। रास्ता बेहद तंग था और टक्कर का खतरा हर पल था, लेकिन विक्टर की समझदारी से पनडुब्बी किसी तरह उस रास्ते से निकल गई। सबको लगा अब खतरा टल गया, लेकिन असलियत कुछ और थी। वह रहस्यमयी विशाल दैत्य अब भी उनका पीछा कर रहा था और चुपचाप अंधेरे में उनके पीछे पीछे बढ़ रहा था। बर्फ की मोटी परत के ऊपर जूलिया और ऑस्कर बिल्कुल अकेले फंसे हुए थे। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि अब वे ज्यादा देर तक टिक नहीं सकते थे। तभी अचानक बर्फ को चीरते हुए विक्टर की पनडुब्बी सामने आ जाती है और दोनों को आखिरकार जिंदा बचने की उम्मीद दिखती है। लेकिन पनडुब्बी पर चढ़ना इतना आसान नहीं था। जब यह पता चलता है कि वे दोनों भूवैज्ञानिक हैं और उनके कारण खतरा भी हो सकता है, तो उप कमांडर विक्टर को आदेश देता है कि वह बस उन्हें संचार उपकरण और खाना देकर आगे बढ़ जाए। उनके पास इससे भी ज्यादा जरूरी मिशन है, इसलिए किसी और के मामले में पड़ना सही नहीं होगा। विक्टर का दिल यह मानने को तैयार नहीं होता। जूलिया और ऑस्कर की बार बार की गुहार सुनकर आखिरकार वह उन्हें पनडुब्बी में आने की अनुमति दे देता है। जूलिया बताती है कि वे हमेशा की तरह बर्फ पर विस्फोट करके नमूने इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन उस दिन उन्होंने सामान्य से 2 गुना विस्फोटक इस्तेमाल किया। किसी ने भी नहीं सोचा था कि बर्फ की परत अचानक ऐसे टूटने लगेगी जैसे उसमें जान आ गई हो और वह बेकाबू होकर फटने लगे। जूलिया की बात सुनकर उप कमांडर को यकीन हो जाता है कि यारमार्क नाम का जहाज डूब चुका है और समुद्र की गहराइयों में कोई ऐसा खतरा छिपा है जिसके बारे में अभी तक किसी को कुछ पता नहीं है। सुरक्षा को देखते हुए वह तुरंत वापस लौटने का आदेश देता है ताकि बाद में सोच समझकर आगे की योजना बनाई जा सके। लेकिन विक्टर इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता जब तक कि खुद जाकर डूबे हुए जहाज की असली जगह का पता न लगा ले। सच जानने के लिए वह उस जगह जाने का फैसला करता है जहां पहले विस्फोट किया गया था। कुछ ही दूरी तय करने के बाद पनडुब्बी के उपकरण एक अजीब सा सिग्नल पकड़ लेते हैं। सामने से कोई अज्ञात जीव तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था और अनुमान था कि वह ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट में टकरा सकता है। विक्टर पनडुब्बी को किसी बड़े बर्फीले पहाड़ के पीछे छिपाना चाहता है, लेकिन चारों तरफ देखने पर उन्हें ऐसा कोई भी बड़ा सहारा नजर नहीं आता। तभी पास में मौजूद नॉर्वे का एक ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म अपने चेतावनी सिस्टम से पनडुब्बी को पहचान लेता है और खुद ही सिग्नल भेजता है। लेकिन इससे पहले कि पनडुब्बी वहां तक पहुंच पाती, एक हैरान कर देने वाली घटना होती है। वह रहस्यमयी जीव अचानक अपना निशाना बदल देता है और सीधे उस ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म के पास जाकर रुक जाता है। जैसे ही वह दानव सामने आता है, वहां काम कर रहे लोगों की उम्मीदें उसी पल खत्म हो जाती हैं। उस विशाल जीव के ताकतवर और लंबे टेंटेकल्स पल भर में पूरे प्लेटफॉर्म को तबाह कर देते हैं। पनडुब्बी के अंदर बैठे लोग पेरिस्कोप से यह भयानक मंजर अपनी आंखों से देखते हैं। सिर्फ उसके टेंटेकल्स ही पूरे प्लेटफॉर्म को लपेट लेते हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसका पूरा शरीर कितना विशाल और डरावना होगा। ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म को नष्ट करने के बाद अब उस राक्षस की नजर पनडुब्बी पर पड़ जाती है। खतरा भांपते ही पनडुब्बी तुरंत समुद्र में करीब 100 मीटर की गहराई तक नीचे चली जाती है और किसी तरह इस मुसीबत से बच निकलती है। विक्टर का यह फैसला लगभग पूरी टीम की जान ले लेता। गुस्से में उप कमांडर तुरंत उसे उसके पद से हटा देता है और उसकी जगह पहले अधिकारी को नया कप्तान बना दिया जाता है। इसके बाद पनडुब्बी उस राक्षस की दिशा में 2 टॉरपीडो दाग देती है। जोरदार धमाके की आवाज गूंजती है और कुछ पल के लिए सभी को लगता है कि अब खतरा खत्म हो गया, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर टेक नहीं पाती। कुछ ही सेकंड बाद उपकरण फिर से उसी जीव के मौजूद होने का संकेत देने लगते हैं। उप कमांडर को यकीन नहीं होता, इसलिए वह 2 और टॉरपीडो दागने का आदेश देता है, मगर इस बार भी कोई असर नहीं होता। अब सबकी नजर नए कप्तान पर होती है कि वह क्या फैसला लेगा, लेकिन पहला अधिकारी घबरा जाता है और कुछ भी कहने के बजाय बस चुप रह जाता है। ऐसे मुश्किल समय में फिर से विक्टर ही आगे आता है। मजबूरी में उप कमांडर दोबारा उसे ही कमान सौंप देता है। विक्टर के आदेश पर पनडुब्बी और नीचे गहराई में उतरने लगती है, लेकिन तभी वह खतरनाक जीव उनके बिल्कुल करीब आ जाता है और जोरदार हमला करता है। एक ही वार में पनडुब्बी बुरी तरह हिल जाती है और अंदर मौजूद लोग संभल नहीं पाते। तेज झटकों के कारण कोई बेहोश हो जाता है
तो कोई बुरी तरह घायल होकर खून से लथपथ हो जाता है। बड़ी मुश्किल से पनडुब्बी को संभाला ही जाता है कि तभी खबर मिलती है कि टॉर्पीडो वाले हिस्से में आग लग गई है। अब अंदर और बाहर दोनों तरफ से खतरा बढ़ चुका था और विक्टर के पास सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा था। तभी एक क्रू मेंबर की बात से विक्टर को कुछ समझ आता है। वह सोचने लगता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जहां जहां पनडुब्बी जाती है यह राक्षस भी वहीं पहुंच जाता है। विक्टर अंदाजा लगाता है कि यह जीव आवाज के सहारे शिकार करता है, इसलिए वह तुरंत आदेश देता है कि आग बुझाने का काम कुछ समय के लिए रोक दिया जाए और सभी लोग बिल्कुल शांत रहें, कोई भी अनावश्यक हरकत न करे। साथ ही वह सभी गैर जरूरी सिस्टम और मशीनों को बंद करवा देता है ताकि पनडुब्बी पूरी तरह से साइलेंट मोड में चली जाए। इस समय वह विशाल और जानलेवा जीव ठीक पनडुब्बी के ऊपर मंडरा रहा होता है। अगर एक और जोरदार हमला होता तो पनडुब्बी का बचना नामुमकिन था। खुशकिस्मती से विक्टर की यह तरकीब काम कर जाती है। पूरी तरह शांत पड़ी पनडुब्बी मानो अदृश्य हो जाती है और राक्षस उसे पहचान नहीं पाता। वक्त जैसे थम सा जाता है। हर सेकंड बहुत लंबा लग रहा था। सभी लोग सांस रोककर बैठे रहते हैं और आखिरकार पनडुब्बी सुरक्षित इलाके में पहुंच जाती है। उधर अपना निशाना खोने के बाद वह राक्षस उल्टी दिशा में चला जाता है, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं था। टॉर्पीडो वाले हिस्से में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा खतरनाक स्तर के करीब पहुंच चुकी थी। जैसे ही यह पक्का होता है कि बाहर का खतरा फिलहाल टल गया है, क्रू मेंबर तुरंत आग बुझाने में जुट जाते हैं। दुर्भाग्य से सही समय निकल जाने के कारण अब आग बहुत ज्यादा फैल चुकी थी। सामान्य आग बुझाने वाले उपकरणों से उसे काबू करना मुश्किल हो जाता है। आखिरकार मजबूरी में वहां मौजूद क्रू मेंबर उस हिस्से को खाली करके दरवाजा बंद कर देते हैं ताकि आग आगे न फैल सके। इसके बाद विक्टर आदेश देता है कि उस हिस्से में विशेष गैस छोड़ी जाए। कुछ ही मिनटों में आग पर काबू पा लिया जाता है और धीरे धीरे अंदर का तापमान और दबाव फिर से सामान्य होने लगता है। इतनी खतरनाक घटनाओं के बाद अब अगला कदम क्या होना चाहिए, इस पर विक्टर और बाकी टीम के बीच मतभेद हो जाता है। विक्टर को छोड़कर बाकी सभी का मानना होता है कि अब वापस लौट जाना ही सबसे समझदारी भरा फैसला है। पनडुब्बी पहले ही काफी क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। आधे से ज्यादा लोग घायल थे और ऊपर से वह खतरनाक क्रैकन कभी भी वापस आ सकता था। अगर अब भी जिद करके आगे बढ़ा गया तो इसकी कीमत बहुत भारी पड़ सकती थी। आखिरकार सबकी सुरक्षा को देखते हुए विक्टर को भी बहुमत के आगे झुकना पड़ता है और वह वापस लौटने का फैसला मान लेता है। वापसी के दौरान जूलिया विक्टर से एक नक्शा मांगता है। बेस पर हुए विस्फोट की जगह को देखते हुए वह अंदाजा लगाता है कि समुद्र की गहराई में मौजूद दरारों और पहाड़ों के बीच किसी अजीब जीव का ठिकाना छिपा हो सकता है। संभव है कि भूवैज्ञानिकों द्वारा किया गया विस्फोट ही उस सोए हुए जीव को जगा गया हो। जूलिया बताता है कि उसने एक किताब में पढ़ा था कि बहुत पुराने समय में आइसलैंड के नाविकों ने एक ऐसे राक्षस को देखा था जो आकार में किसी टापू जितना बड़ा था। कहा जाता है कि वह एक प्रकार का मुलायम शरीर वाला जीव था जो एक विशाल ऑक्टोपस जैसा दिखता था और अलग अलग समय में उसके बारे में कई कहानियां सुनने को मिलती हैं। इन सभी कहानियों में एक चीज समान थी, उस राक्षस का नाम। उसे उत्तरी समुद्र का दानव क्रैकन कहा जाता था। समय के साथ इंसान इस दानव को लगभग भूल चुका था, लेकिन असल में वह कभी गायब नहीं हुआ। वह बस समुद्र की गहराइयों में सोया हुआ था। संभव है कि लंबे समय तक सोए रहने के कारण उसकी हरकतें थोड़ी धीमी हो गई हों और उसकी नजर भी कमजोर हो, लेकिन एक बात तय है, वह आवाज के प्रति बेहद संवेदनशील है। जरा सी आवाज भी उसे अपनी ओर खींच सकती है और एक बार अगर वह पीछे पड़ जाए तो बचना लगभग नामुमकिन है। वह समुद्र की गहराई का सबसे खतरनाक शिकारी है। गायब हुए यारमाक जहाज को लेकर भी जूलिया अपनी एक थ्योरी बताता है। आमतौर पर ऑक्टोपस अपने शिकार को पकड़कर अपने ठिकाने पर ले जाता है, इसलिए अगर क्रैकन का ठिकाना मिल जाए तो हो सकता है कि उसी के पास यारमाक जहाज भी मिल जाए। अब तक मिले सुरागों के आधार पर उस ठिकाने की सबसे ज्यादा संभावना उसी जगह के आसपास है जहां पहले भूवैज्ञानिकों ने विस्फोट किया था, जिसे नानसेन समुद्री पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। यह समुद्र के अंदर मौजूद एक विशाल पहाड़ी इलाका है जो आसपास की समुद्री सतह से लगभग 4 से 5,000 मीटर ऊंचा उठता है। इसी दौरान एक क्रू मेंबर भागता हुआ आता है और बताता है कि जब पनडुब्बी साइलेंट मोड में चल रही थी तब उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धातु पर बार बार चोट कर रहा हो। विक्टर उस सिग्नल की लोकेशन चेक करता है और हैरान रह जाता है क्योंकि वह जगह ठीक वहीं पड़ती है जहां जूलिया ने पहले उस राक्षस के ठिकाने का अंदाजा लगाया था। विक्टर को शक होता है कि यह आवाज शायद उन लापता लोगों की हो सकती है जो अभी भी जिंदा हैं
और मदद के लिए संकेत दे रहे हैं। कुछ देर गहराई से सोचने के बाद विक्टर सबके सामने अपनी बात रखता है। वह कहता है कि उनका असली मिशन उस लापता परमाणु पनडुब्बी को ढूंढना है। अब उनके पास इस बात के सबूत हैं कि यारमाक के कुछ लोग अभी भी जिंदा हो सकते हैं, इसलिए वह इस मिशन को अधूरा छोड़ना नहीं चाहता और आगे बढ़कर उन्हें बचाने का फैसला करता है। वह सभी से कहता है कि किसी की जान बचाना हर नाविक का कर्तव्य होता है और उसे अपनी टीम की हिम्मत और काबिलियत पर पूरा भरोसा है। विक्टर की बातों से पूरी टीम का हौसला बढ़ जाता है और सभी फिर से इस मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं। जब वे नानसेन समुद्री पर्वत श्रृंखला के पास पहुंचते हैं तो पनडुब्बी अपनी अधिकतम गहराई करीब 950 मीटर तक नीचे जाती है। लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आगे जो हुआ उसने वहां मौजूद हर इंसान को हैरान कर दिया। पनडुब्बी के ठीक नीचे एक बेहद गहरी खाई नजर आती है जिसकी गहराई लगभग 5000 मीटर थी। अंदाजा लगाया जाता है कि क्रैकन का असली ठिकाना शायद इसी खाई के अंदर छिपा हुआ है। अब बचाव कार्य बहुत जरूरी हो चुका था, लेकिन पूरी टीम को इतनी गहराई में ले जाना बेहद खतरनाक था। इसलिए विक्टर एक समझदारी भरा फैसला लेता है। वह जोखिम कम करने के लिए 2 अनुभवी क्रू मेंबर को चुनता है और खुद उनके साथ एक छोटी गहराई में जाने वाली पनडुब्बी में बैठकर उस खाई के अंदर जाने का निर्णय करता है। जब यह छोटी पनडुब्बी करीब 2000 मीटर की गहराई तक पहुंचती है तो उसके उपकरणों को कुछ संकेत मिलने लगते हैं। उन संकेतों का पीछा करते हुए वे आगे बढ़ते हैं और अचानक उनके सामने एक डरावना दृश्य आता है। जहाजों का कब्रिस्तान। चारों तरफ टूटे फूटे छोटे बड़े जहाज बिखरे पड़े थे। यह साफ था कि ये सभी जहाज क्रैकन द्वारा यहाँ खींच कर लाए गए थे। अब यह पूरी तरह तय हो जाता है कि यही उस राक्षस का असली ठिकाना है। थोड़ी ही देर में मलबे के बीच उन्हें यारमाक जहाज भी मिल जाता है। जहाज का पिछला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त था, जबकि आगे का हिस्सा थोड़ा बेहतर हालत में था। काफी सावधानी के साथ वे पनडुब्बी को जहाज से जोड़ते हैं और फिर विक्टर घबराते हुए दरवाजा खोलता है। अंदर का नजारा देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। कप्तान साशा और बाकी क्रू मेंबर अभी भी जिंदा थे। यह खबर सुनते ही सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन यह जश्न मनाने का समय नहीं था। सबसे जरूरी काम था सभी को जल्द से जल्द वहां से सुरक्षित बाहर निकालना। यारमाक जहाज में कुल 39 लोग थे और छोटी पनडुब्बी में एक बार में इतने लोगों को ले जाना संभव नहीं था। इसलिए तय किया गया कि 2 बार में सबको बाहर निकाला जाएगा। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि यारमाक में ऑक्सीजन तेजी से खत्म हो रही थी, इसलिए हर सेकंड बहुत कीमती था। विक्टर खुद वहीं रुकने का फैसला करता है और अपनी जगह उस क्रू मेंबर को दे देता है जो पनडुब्बी चलाना जानता था। जल्द ही पहली टीम को सुरक्षित बाहर भेज दिया जाता है, लेकिन जैसे ही वे वापस लौटने की तैयारी करते हैं, वह क्रू मेंबर जो विक्टर की जगह आया था, कमजोरी के कारण अचानक बेहोश हो जाता है। अब नई समस्या खड़ी हो जाती है। इस पनडुब्बी को चलाने के लिए 3 लोगों की जरूरत होती है और एक आदमी कम पड़ गया था। जब सभी परेशान होकर कोई हल नहीं निकाल पा रहे थे, तभी ऑस्कर आगे आता है। वह बताता है कि उसने 4 साल तक पनडुब्बी में काम किया है और वह इसे चला सकता है। लेकिन ऑस्कर फ्रांस का रहने वाला था, इसलिए टीम के कुछ लोग उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में ऑस्कर वहीं अपनी काबिलियत दिखाता है और सबको यकीन दिला देता है कि वह इस काम के लिए पूरी तरह तैयार है। इधर जब गहराई में जाने वाली पनडुब्बी फिर से खाई की ओर बढ़ रही थी, तब कुछ समय से शांत पड़ा क्रैकन दोबारा सक्रिय होने लगता है। ऊपर मौजूद मुख्य जहाज के क्रू मेंबर जल्दी ही इस अजीब हरकत को पकड़ लेते हैं, लेकिन वे कोई योजना बना पाते उससे पहले ही क्रैकन वहां पहुंच जाता है। जूलिया सबको शांत रहने की सलाह देता है ताकि कोई आवाज न हो और राक्षस उनका पता न लगा सके, लेकिन उप कमांडर यह जोखिम नहीं लेना चाहता। वह आदेश देता है कि जहाज को नीचे उतारा जाए। जैसे ही जहाज नीचे टकराता है, उसकी आवाज पूरे पानी में गूंज जाती है और यही आवाज क्रैकन को उकसा देती है। उसके विशाल टेंटेकल्स इधर उधर मारते हैं, जिससे चट्टानें हिल जाती हैं और दुर्भाग्य से उन्हीं में से एक बड़ा पत्थर सीधे पनडुब्बी पर आ गिरता है। अब क्रैकन तेजी से उसी खाई की तरफ बढ़ने लगता है। स्थिति बेहद खतरनाक हो चुकी थी, इसलिए उप कमांडर तुरंत आदेश देता है कि सभी लोग सहायक पनडुब्बी में सवार हो जाएं। उधर गहराई में गई पनडुब्बी फिर से यारमाक जहाज के पास पहुंच जाती है, लेकिन इस बार उसे जहाज से जोड़ना इतना आसान नहीं होता। गलती से एक सिग्नल डिवाइस चालू हो जाता है, जिसकी आवाज एक बार फिर क्रैकन का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। क्रू मेंबर जल्दी से उस सिग्नल को बंद करने की कोशिश करते हैं और यहीं से खतरा एक बार फिर बढ़ने लगता है, लेकिन खराबी की वजह से सिग्नल बंद नहीं हो पाता। उधर यारमाक जहाज पहले से ही बहुत कमजोर हालत में था। अगर एक बार फिर क्रैकन की नजर उस पर पड़ जाती तो अंजाम बहुत भयानक हो सकता था। बचाव का इंतजार करते हुए विक्टर और उसका भाई साशा खाली नहीं बैठते। दोनों मिलकर पनडुब्बी के सिस्टम की जांच करने लगते हैं ताकि देखा जा सके
कि क्या इसे फिर से चलाया जा सकता है, लेकिन तभी वह होता है जिसका डर सबको था। राक्षस तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। जिंदा रहने का सिर्फ एक ही तरीका था, सीधे मुकाबला करना। विक्टर को पनडुब्बी में मौजूद एक गुप्त हथियार याद आता है। वह तय करता है कि हथियार वाले हिस्से तक जाकर उसे चालू किया जाए ताकि सही समय पर उस राक्षस को खत्म किया जा सके। लेकिन पनडुब्बी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। हथियार वाले हिस्से तक पहुंचने का एक ही रास्ता था, तंग वेंटिलेशन पाइप के जरिए रेंग कर जाना। साशा का हाथ टूटा हुआ था, इसलिए वह यह काम नहीं कर सकता था। मजबूरी में विक्टर को ही यह जोखिम उठाना पड़ा। दोनों भाई मिलकर काम बांट लेते हैं। एक कंट्रोल रूम में रहकर पनडुब्बी संभालता है और दूसरा हथियार तैयार करने के लिए आगे बढ़ता है। इसी बीच क्रैकन अपने विशाल टेंटेकल से पूरी पनडुब्बी को जकड़ लेता है और उसे जोर से उछाल देता है। जैसे ही वह आखिरी और जानलेवा हमला करने वाला होता है, उसी समय पनडुब्बी का गुप्त हथियार सक्रिय हो जाता है। एक जोरदार विस्फोट होता है और वह विशाल राक्षस टुकड़ों में बिखर जाता है।